17 अगर आप पढ़ते हैं तो कहता है लॉट ऑफ 20 बल्ब्स है हमारे पास। देयर आर टोटल बल्ब्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पे वो हैं, देयर आर 20 बल्ब्स, ठीक है। अब उसमें से कहता है कि 4 डिफेक्टिव बल्ब्स, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स जो हमारे पास हैं यहाँ पर वो हो गए हमारे पास कितने, 4, ठीक है। अब उसमें से मैंने एक बल्ब निकाला, मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब्स अगर 4 हो गए तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टेड बल्ब्स, नॉन डिफेक्टेड बल्ब्स मतलब जो सही है, तो वो 16 हो गए आउट ऑफ 20, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा है कि अगर मैं उसमें से कोई बल्ब निकालता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टेड होगा, तो मुझे बताना है डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी। तो डिफेक्टेड बल्ब हमारे पास है 4 आउट ऑफ 20, तो आंसर हो गया 1/5। चलिए अब बनाते हैं इसका सेकंड पार्ट। कहता है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन द फर्स्ट केस इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब उसने बोला कि जो फर्स्ट केस में मैंने बल्ब निकाला मान लेते हैं कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, फिर मैंने उसको रिप्लेस भी नहीं करा, मतलब कि जैसे सपोज कर लें कि जो बल्ब फर्स्ट केस में निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं है, मतलब एक नॉन डिफेक्टेड बल्ब वहां से निकला था और उसको फिर रिप्लेस भी नहीं किया गया, और उसके बाद फिर बचे हुए में से हमने एक क्या निकाला, बल्ब निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब नॉट डिफेक्टिव होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि अगर 1 हम यहां से नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टेड बल्ब को यहां से अगर हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो उससे क्या होगा, एक तो टोटल बल्ब्स में कमी आ जाएगी, तो टोटल बल्ब्स हो जाएंगे 19, ठीक है, टोटल बल्ब्स होंगे 19, और नंबर ऑफ जो हमारे पास अब नॉन डिफेक्टेड बल्ब्स होंगे, ठीक है ना, तो वो भी तो कम हो जाएंगे ना, क्योंकि एक हमने हटा दिया उसमें से, तो नॉन डिफेक्टेड बल्ब हमारे पास बचेंगे अब 15। तो अब उसका क्वेश्चन है कि जो बल्ब मैंने उन रेस्ट में से निकाला, 19 बल्ब में से निकाला, वो एक हमारा कैसा बल्ब होगा, वो एक हमारा नॉन डिफेक्टेड बल्ब होगा, ये हमारा उसका क्वेश्चन है। तो नॉन डिफेक्टेड बल्ब हमारे पास कितने हैं बताइए, 15, और टोटल बल्ब्स कितने हैं हमारे पास, 19। क्लियर हो रहा है। सेकंड पार्ट देखिए, उसने कहा था कि मान लीजिए जो फर्स्ट केस में बल्ब निकला था वो नॉन डिफेक्टिव था और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली बात है फिर हमारे बल्ब्स क्वांटिटी में भी कमी आएगी, टोटल बल्ब हो गए 20 से 19, और जो बल्ब हमने डाला नहीं वापस वो नॉन डिफेक्टेड बल्ब था, तो वो भी घटकर 16 से कितने हो गए, 15, और उसके बाद अगर हम 19 बल्ब में से एक बल्ब निकालें और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नॉन डिफेक्टेड बल्ब होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 15/19, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा घुमा फिरा दिया गया क्वेश्चन में, बस आप अपने इस पे लॉजिक्स पे टिके रहेंगे तो इजिली इस तरह के क्वेश्चंस भी आप इजिली क्या कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं। चलिए तो अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 18, तो उसके लिए स्पेस बना लेते हैं फटाफट और फिर क्वेश्चन नंबर 18 को आइए करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप रीड करें तो उसमें कहता है कि बॉक्स के अंदर 19 डिस्क हैं, मतलब 90 डिस्क हैं और हर डिस्क के ऊपर 1 से लेकर 90 के बीच में नंबर लिखे गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो टोटल नंबर्स हो गए वो हो गए हमारे पास 90, 1 से लेकर 90 तक, चलो ठीक है। अब एक डिस्क को हम निकालें क्योंकि हर डिस्क पे एक नंबर लिख दिया गया, तो 90 डिस्क होगी टोटल। अब उसमें से जब हम एक डिस्क को बाहर निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक 2 डिजिट नंबर होगा। देखिए अब 1 से लेकर 90 के बीच में अगर हम रहते हैं, 1 से लेकर 90 तक पूरा जाते हैं, बीच में नहीं पूरा 1 से लेकर 90 के तक, तो 2 डिजिट के नंबर जो हैं वो होते हैं स्टार्ट आपके 10 से, तो मतलब इससे पहले वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी एक 1 डिजिट्स के नंबर्स ही होंगे। तो इससे अच्छा ये कि हम सारे 2 डिजिट वाले काउंट करें, तो हम थोड़े से क्वेश्चन को रिवर्स वे में बनाएंगे। देखिए तो अगर मैं यहाँ पर 1 डिजिट नंबर्स को काउंट करूं पहले, तो 1 डिजिट नंबर्स मेरे पास होंगे सिर्फ 9, 1 से लेकर 9 तक की जो 1 डिजिट नंबर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लूं किसकी, क्या कहते हैं 1 डिजिट नंबर की, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो मैं डिस्क वहां से निकालूं वो एक 1 डिजिट का नंबर होगा, तो वो हमारे को यहाँ पर मिलेगा क्या, 9/90। तो इसको सॉल्व कर लें तो वी गेट 1/10।
मतलब ये प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, वन डिजिट नंबर, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि नॉट अ टू डिजिट नंबर, है ना, वन डिजिट नंबर कह लीजिए, या इसको आप कह सकते हैं नॉट अ टू डिजिट नंबर, क्योंकि अगर वो नंबर वन डिजिट का है तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉट अ टू डिजिट नंबर हुआ। और अगर मेरा क्वेश्चन तो ये था कि मुझे वन टू डिजिट का नंबर चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मेरे को अब टू डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं वन में से वन बाय टेन को हटा दूंगा, क्योंकि वन बाय टेन का मतलब क्या हुआ कि वो टू डिजिट का नंबर नहीं है। तो वन में से अगर ना होने की प्रोबेबिलिटी हम हटा दें तो हमें होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो वन माइनस वन बाय टेन अगर हम यहाँ से कर दें तो हमारे को आंसर मिल जाएगा नाइन अपॉन में टेन। तो ये हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा नाइन अपॉन में टेन। तो मैंने क्या किया, थोड़ा रिवर्स वे में सोचा। तो पहले मैंने वो नंबर ढूंढे जिन जो टू डिजिट नंबर नहीं है, तो ऐसे नौ नंबर ऐसे मेरे पास हैं जो टू डिजिट के नंबर नहीं होंगे, क्योंकि वो वन डिजिट के नंबर होंगे, और उनके होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई यहाँ से वन बाई टेन, और उसको अगर मैं वन से हटा दूंगा तो मुझे ऑब्वियस ही बात है वो नंबर मिलेंगे जो टू डिजिट नंबर होंगे। ठीक, आइए सेकंड पार्ट बनाते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए, एक से लेकर 90 के बीच में कौन कौन हो सकते हैं। तो उसमें आपका वन आ जाएगा, फोर आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, 64 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 81। ठीक है, और उसके बाद तो 100 हो जाएगा। तो ये सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर रहेंगे। तो इसको काउंट कर लीजिए, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट कि वो जो नंबर मेरे को मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी हो गई, कितने नंबर मिले थे हमें ये टोटल मिला के, नाइन। तो नाइन अपॉन में 90, दैट मीन्स वन बाई टेन। ठीक, तो थर्ड पार्ट बनाते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि अ नंबर डिविजिबल फाइव, मतलब वो नंबर जो मुझे मिलेगा वो पांच से डिविजिबल होना चाहिए। तो वन से लेकर 90 जो कौन से नंबर है जो पांच से डिविजिबल होंगे, फाइव होगा, टेन होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, फिर 30 होगा, 35 होगा, देन 40 होगा, फिर 45 होगा, देन 50 होगा, फिर 55 होगा। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 75 होगा, फिर 80 होगा, 85 होगा, एंड लास्ट वन इज 90 होगा। तो ये सभी नंबर ऐसे हैं जो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, तो उनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो देर आर 18 नंबर्स जो कि हमारे पास आ रहे हैं डिविजिबल बाय 5। तो 18 अपॉन में 90, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो वी गेट वन अपॉन में 5। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 18 को भी यहाँ से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलते हैं, तो इसको कॉपी करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली आप इसको बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बड़ा ही स्कोरिंग चैप्टर होता है बच्चों के लिए क्लास 10th में, और आप इजीली इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ से चलिए तो कॉपी करिए, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस बनाते हैं फटाफट। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है चाइल्ड हैज अ डाई हु सिक्स फेस, जो फेसिस हैं शो द लेटर्स आर गिवन। बेसिकली डाइस में नंबर्स लिखे होते हैं, बट स्पेशल टाइप की डाइस बच्चे के पास है जिसके अंदर नंबर न लिखकर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। 6 अल्फाबेट्स हैं जिसमें ए है, बी है, सी है, मतलब उन अल्फाबेट्स में ए आता है पहले फेस पर, दूसरे फेस पे बी लिख दिया है, तीसरे फेस पे सी, चौथे फेस पे डी, पांचवें फेस पे ई, और आखिरी फेस पर फिर इसे ए ही लिखा हुआ है। तो डाई को अगर उसको थ्रो करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट केस में उसको ए मिलेगा। तो इसका मतलब है डाई जो है वो आपका शो करे ए। तो डाई जो है वो ए शो करेगा। तो ए कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, आउट ऑफ दिस सिक्स पॉसिबल आउटकम्स में दो बार आ रहा है, तो टू बाय सिक्स कर देंगे, टोटल आउटकम्स हो गई सिक्स, तो आंसर हुआ वन बाई थ्री। सेकेंड पार्ट में कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाई है वो आपको शो करेगी डी। तो डी कितनी बार आ रहा है सर, एक ही बार आ रहा है, तो वन बाई सिक्स इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें हमारे पास देखिए एक रेक्टेंगल है क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, एक 2 मीटर उसका ब्रेथ हो गया, 3 मीटर उसका लेंथ हो गया, और एक अंदर सर्कल जो बना हुआ है इसका डायमीटर है 1 मीटर। तो ऑब्वियस ही बात है इसका रेडियस कितना हुआ, 0.5 मीटर। ठीक है, तो उसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम क्या करते हैं, एक डाई लेते हैं और उसको हम इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर फेंकते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डाई है वो सीधा उस सर्कल के अंदर आएगी जो कि डायमीटर है उसका 1 मीटर। तो यहाँ पर बात कैसे होगी, अब डाई जब सर्कल के अंदर आना चाहता है तो सर्कल के एरिया के अंदर आएगा।
तो जितना भी रेक्टेंगुलर एरिया है उसमें से अगर वो सर्कुलर एरिया में वो डाई गिरेगा तभी वो सर्कल के अंदर आएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर हम बात करेंगे एरियाज की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल, जो कि हमारा एक फेवरेबल एरिया है। तो वो होगा सर पाई आर स्क्वायर। तो पाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.5 के होल स्क्वायर से। और जो हमारा टोटल एरिया है, ठीक है, टोटल एरिया जो कि एरिया ऑफ किसका होगा, रेक्टेंगल का, तो वो लेंथ इंटू ब्रेथ से आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो हो गया 3 × 2, दैट मीन्स 6 मीटर स्क्वायर। तो बस अगर हम ये चाहते हैं कि डाई विल फॉल करे कहां पर, सर्कल के अंदर, तो डाई विल फॉल इन सर्कल, तो फेवरेबल एरिया जो हुआ वो ऊपर आएगा। तो फेवरेबल एरिया हुआ हमारा पाई 0.5 का होल स्क्वायर और डिवाइड में आएगा टोटल एरिया जो कि कितना है 6। तो इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते 22/7 रख के, बाकी अगर आप यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ अलग तरह का था, क्योंकि उसमें क्या बोला जा रहा है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल अंदर सर्कल था। तो जब डाई फेंकी जाए तो वो सीधा सर्कुलर रीजन पे गिरे, तो सर्कुलर रीजन पे वो डाई तभी गिरेगा जब वो सर्कुलर एरिया पे गिरेगा। तो हमारा जो फेवरेबल एरिया है वो सर्कल का एरिया हुआ, और टोटल एरिया तो पूरे रेक्टेंगल का हो गया, जो कि हमारे को 6 मीटर स्क्वायर मिल रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पर बनाएंगे। चलिए अब आगे क्वेश्चंस के लिए कुछ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम 21 क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए 21 क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपको यहाँ पे दिया उसको पढ़िए। कहता है कि अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। मतलब कि हमारे पास टोटल जो यहाँ पर बॉल पेन्स हैं हमारे पास वो कितने दिए हुए हैं, 144, और उसमें से 20 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो डिफेक्टिव पेन्स हैं हमारे पास वो कितने हो गए, 20। तो नॉन डिफेक्टेड कितने हो गए, नॉन डिफेक्टेड मतलब या गुड वंस बोल सकते हैं, नंबर ऑफ गुड पेन्स, गुड पेन्स मतलब जो डिफेक्टिव नहीं होगा। तो 144 में से हम 20 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 144 में से अगर हम 20 को माइनस कर दें तो हमारा आंसर यहाँ पर आता है 120। 144 में से 20 माइनस किया, 124 हमारे पास गुड पेन्स है। अब नूरी ने क्या करा, एक पेन खरीदा, इफ इट इज गुड, अगर वो पेन सही होगा तो नूरी उसे खरीदेगी, और नहीं होगा तो वो नहीं खरीदेगी, डिफेक्टेड पेन ने थोड़ा ना कोई खरीदेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो शॉपकीपर ड्रॉन्स वन पेन एट अ रैंडम, ठीक है, शॉपकीपर ने कोई भी एक पेन निकाला और उसको पकड़ा दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट। तो ऑब्वियस ही बात है, शी विल बाय इट का मतलब क्या हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि शी विल बाय, शी विल बाय पेन। तो भाई वो पेन तो तभी खरीदेगी ना जब वो सही पेन होगा। तो सही पेन कितने हमारे पास, 124 आउट ऑफ कितने, 144, वेरी सिंपल। और उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि शी विल नॉट बाय द पेन, तो ये उसका क्या हो गया, ना होना हो गया, शी विल नॉट बाय अ पेन। तो अगर वो पेन नहीं खरीदना चाहेगी तो 1 में से माइनस कर देंगे कि उसने पेन खरीदा होगा, या फिर आप यूं भी कर सकते थे कि जो डिफेक्टेड पेन है वो लिख लो, सीधा 20/144 हो गया। और नहीं तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, तो वो भी आपको 20/144 ही मिलेगा। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मैंने यहीं तक किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, वर्डिंग को चेंज किया जा रहा है। सीधा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि क्या प्रोबेबिलिटी को डिफेक्टेड पेन हो या गुड पेन हो, तो उसको थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस बना लेते हैं फटाफट। तो अगर अब हम क्वेश्चन नंबर बात करें यहाँ पर 22 की, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है कि इवेंट सम ऑन 2 डाइस। ठीक है, सम ऑन 2 डाइस मतलब अगर हम 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो उसमें जो नंबर्स आएंगे उन नंबर्स का हमें सम करना है। जैसे आपको याद होगा तो जब 2 डाई को एक साथ फेंकते थे तो 36 पॉसिबल आउटकम्स आती थी। तो 36 पॉसिबल आउटकम्स में अब हम दोनों डाई के नंबर को ऐड करेंगे। जैसे 1,1 हमारा पहला पॉसिबल आउटकम्स है, तो दोनों डाई के नंबर को ऐड किया तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, 36 आउटकम्स पूरा बना लेते हैं, क्योंकि उसी के बिहार पर फिर हम 24 क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो एक बारी में पूरे 36 आउटकम्स आपके लिए दोबारा लिखूंगा, और वहीं से 22 और 24 दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको करके यहाँ से दिखाता हूँ फिर। चलिए, तो
तो ये अब हमने क्वेश्चन नंबर 22 के लिए सारी आउटकम्स लिख ली हैं और यही 24 में भी मैं यूज करूंगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम ही चीज पर डिपेंड कर रहे हैं। तो उसने हमें यहाँ पर बात करी है सम ऑफ डाइस, मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उनके हमें सम अप करना है। तो उसके हिसाब से फिर हमें इस टेबल को फिलअप करना है। जैसे अब पहला जो सम उसने बनाया है वो 2 बनाया है, तो 2 सम यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही केस था जो कि 1,1 था, क्योंकि 1+1 यहाँ पर हो रहा है 2, तो 2 सम आने का यही इकलौता केस है जहाँ पे दोनों नंबर को जोड़कर 2 आ रहा है। नेक्स्ट अब हमें ढूंढना है जिसका सम हमें यहाँ पर कितना मिले, 3 मिले। तो अगर मेरे को सम 3 चाहिए है ना, ध्यान से देखिए, अगर मेरे को सम 3 चाहिए तो सम 3 वाले कौन कौन से केसेस होंगे वो आप सारे केसेस यहाँ पे देखिए फटाफट। तो सम एज 3, तो सम एज 3, उसके बाद हमें चाहिए होगा सम एज क्या 4, उसके बाद हमें चाहिए सम एज 3 4। मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूँ है ना, बाकी फिर आप खुद भी एज अ होमवर्क उसको फिलअप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, अगर पहले मैं आपको सम एज 3 करके दिखा देता हूँ, चलिए। तो अगर हम सम एज 3 की बात करते हैं यहाँ पर, तो सम एज 3 में कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं जो जिनका दोनों डाई को जोड़कर सम 3 आ रहा है। तो उसमें 1,2 हो सकता है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के सम 3 आएगा, इसके अलावा 1 में और कभी नहीं होगा। 2 के केस में सम 3 कब आएगा, जैसे 2,1, तो 2,1 में सम 3 आ रहा है। इसके अलावा और कोई केस नहीं है जिसमें सम आपका 3 आ रहा हो। तो प्रोबेबिलिटी दैट कि मुझे सम एज 3 मिलेगा, तो वो हो गया आपका 2/36, यानी कि 1/18। अभी चाहे तो आप इसको सिर्फ 136 में लिख सकते हैं क्योंकि उसमें भी आउटकम्स ऐसी लिखी हुई हैं सारी। तो 2/36 हो गया। ऐसे अब मैं आपको कोई एक और करके दिखाता हूँ, जैसे सम एज 4 की जगह मैं आपको अच्छा कोई सही सा करके दिखाता हूँ, जैसे इसने सम एज 7 करके दिखाता हूँ, देखो। तो सम एज 7 अगर आपको करना है तो आप देखो कि 7 के लिए कौन कौन से केस बन सकते हैं। तो 1 के साथ 7 कब आएगा, 6 पर आ जाएगा, ठीक है। 2 के साथ ऑब्वियस सी बात है 5 पे आ जाएगा। 3 के साथ 4 पे आ जाएगा, है ना भाई, 4 के साथ 3 पे आ जाएगा। 5 में 2 के साथ आ जाएगा, बिल्कुल सही, और 6 में 1 के साथ आ जाएगा। तो ये सभी आउटकम्स ऐसे जिनके सम करने पर आपको सम कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास अगर हमें सम एज क्या चाहिए यहाँ पर, 7 चाहिए, तो उसका आंसर बन रहा है 1 2 3 4 5, और यहाँ से आगे हमारे पास 6। तो देर आर 6 आउटकम्स हमारे पास ऐसी हैं आउट ऑफ 36 जिन पे सभी नंबर्स को जोड़ के जो सम आता है वो 7 आता है, ठीक है। तो 1 के साथ देखिए 6 पे जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, 2 का 5 के साथ ही आएगा और कहीं पे भी नहीं आएगा, 3 का 4 के साथ आएगा, ऐसी 4 का 3 के साथ आ जाएगा, 5 का 2 के साथ आ जाएगा और 6 का 1 के साथ आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास 6 आउटकम्स बन रही है। तो इसी तरह से आप बाकी को भी फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे उसने लास्ट देखो 12 फिल किया, तो ऑब्वियस बात है 12 सम तो 6,6 पर ही आ सकता है खाली, इसलिए ये भी सिर्फ एक ही केस यहाँ पे बन रहा है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1/11, do you agree with this argument, justify your answer। बट ऐसा नहीं है कि सभी के यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 हो रहा है, सबकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे डिफरेंट ही हो रही है, ऐसा तो नहीं है। 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी 1/36 है तो 12 आने की 1/36 है, 8 की 5/36 है, 3 आने की 2/36 है। तो वहां पर वो 1/11 जो बात कह रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट आप ऐसे बनाएंगे। चलिए, तो इसको नोट डाउन करिए फटाफट, और ऐसे ही आप बाकी केसेस को फिलअप कर लेना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है 23, यहाँ से उसको बनाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं नीचे से। तो आइए, तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो यहाँ से बना रहे हैं वो है हमारे लिए 24। 24 क्वेश्चन के लिए भी हमें यही आउटकम्स चाहिए क्योंकि वहां पर भी हम डाई को ट्वाइस कर रहे हैं थ्रो, तो इसलिए यही आउटकम्स रहेंगी। अब उसका फर्स्ट पार्ट देखिए, कह रहा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, और सेकंड पार्ट कह रहा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। देखिए, अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी नॉलेज देंगे, तो वहां मैं आपके लिए इन शब्दों का उपयोग करूंगा जो उसने यहाँ पे कर रखा है। एट लीस्ट हो गया, एट मोस्ट हो गया। तो एट लीस्ट का मतलब है कि 5 कम से कम एक बार आना चाहिए, मतलब पहली डाई पे आना चाहिए, या फिर उसके बाद कम से कम एक बार, तो एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। तो मैं इससे क्या करूंगा, पहले सेकंड पार्ट बनाऊंगा आपके लिए। तो सेकंड पार्ट अगर मैं बनाता हूं और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, मतलब 5 कम से कम एक बार तो आए।
तो कम से कम एक बार वाले पहले केस लो, जिसमें सब सिर्फ एक बार आ रहा होगा, तो वो आपके लिए हो जाएगा 1,5, क्योंकि इसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है। उसके बाद ऐसे ही आपके पास होगा 2,5, फिर आपके पास होगा 3,5, फिर ऐसे ही आपके पास होगा 4,5। तो इसी तरह से आपके पास होगा 5,1, फिर होगा 5,2, फिर होगा 5,3, फिर होगा 5,4, है ना। उसके अलावा फिर आपके पास होगा 6,5। ये मैंने अभी सिर्फ वो केसेस लिए जिसमें 5 हमें कम से कम एक बार तो मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 5,6 भी आएगा, वो रह गया था, 5,6 भी आएगा, ठीक है। तो अब और एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, तो एक से ज्यादा बार के लिए हम ले सकते हैं 5,5, क्योंकि इसमें 5 एक से ज्यादा बार आ रहा है, पहले वाली टाइम में भी 5 आ रहा है, क्योंकि एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, इससे कम नहीं होना सकता, मतलब 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए, और एक से ज्यादा बार फिर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो आप इन सभी आउटकम्स को आप काउंट कर लेंगे, तो आपका फर्स्ट केस का प्रोबेबिलिटी बन जाएगा जो हमें चाहिए कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो ये प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को अब निकालनी है, तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा, टोटल आउटकम्स में मेरे पास 36 रहेंगी। फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11/36 इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, मैंने पहले सेकंड पार्ट बना दिया, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट पार्ट बनाना है तो मैं बता देता हूँ कैसे बने, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, मतलब 5 कभी ना आए। तो देखो ये सारे आउटकम जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसमें 5 तो आ ही रहा है, कम से कम एक बार आ रहा है या एक से ज्यादा बार आ रहा है, बट आ रहा है। तो अगर आप इस वैल्यू को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, अगर आप इस वैल्यू को किससे सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 में से, तो इस वैल्यू को अगर आप 1 माइनस 11/36 कर देंगे, तो वो जो आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो वो जो आंसर आपको यहाँ से मिल रहा है, दैट मीन्स कितना मिल रहा है, 25/36। यही आंसर होगा किसका, आपका सेकंड पार्ट का। क्यों, क्योंकि 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा, सॉरी सेकंड का कह रहा हूँ। तो सेकंड से हम फर्स्ट बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, मतलब 5 हमें कभी नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो 5 हमें कम से कम एक बार मिल रहा था उसको 1 से हटा दिया, तो इसका मतलब 5 हमें कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा आप कोई भी आउटकम्स यहाँ पर देख लीजिए, उसमें 5 कभी नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए सेकंड पार्ट से ही फर्स्ट पार्ट बना सकते हैं, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इजिली आप इसका सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो इसमें अवेलेबल थे 15.1 एक्सरसाइज में, वो मैंने आपको यहाँ से करा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शनल में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप कर सकते हैं अपने आप, बट उससे पहले देर आर सम मोर क्वेश्चन जो थोड़े से आउट ऑफ बॉक्स रहते हैं, तो वो भी मैं आपको फटाफट करा देता हूँ, ताकि थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ों का भी आपको नॉलेज हो जाएगा उससे। चलिए इसको कॉपी करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ वो हम बात कर रहे हैं अभी एट लिस्ट, क्योंकि ये काफ़ी यूज़ होता है, और उसके बाद एक और होता है एट मोस्ट, और एक एग्जैक्टली होता है। एग्जैक्टली तो फिर इजी रहता है काफ़ी। चलिए, अगर हम क्वेश्चन में ये सुन रहे हैं कि वहां पर एटलीस्ट की बात हो रही है, देखिए, तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको वहां पे बोला कि मेरे को एट लीस्ट, ठीक है, मेरे को, जैसे मैं आपका एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप मार्केट जाओ और वहां से आप एटलीस्ट 5 kg जो है, आप एटलीस्ट 5 kg वहां से पोटैटो खरीद के लाओ, ये मैंने आपको कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कम से कम 5 किलो लाने हैं, तो मतलब कि आप 5 किलो से कम नहीं ला सकते, क्योंकि मैंने बोला ना एटलीस्ट 5 तो होना ही चाहिए। तो मतलब जो आपके यहाँ पे पोटैटो आप लेकर आएंगे, वो आपके होने चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए। आप 5 किलो ले आए चलेगा, 6 किलो ले आए, 7 8, जितने उसके बाद जितने मर्जी ज्यादा किलो ले आए चलेगा, लेकिन 5 से नीचे नहीं जाना। तो एटलीस्ट में मतलब क्या होता है, जितना बोला उतना लीजिए, और उसके बाद ऊपर की ओर चलिए, उसको बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। जैसे 5 kg बोला तो 5 लीजिए, और 5 के बाद 6 7 8 9, मैक्सिमम जितना अलाउड हो सकता है उतना लीजिए। लेकिन इसी जगह पर मैं आपको यहाँ पर ये कहता कि आप मार्केट जाइए और एटलीस्ट 5 kg पोटैटो वहां से खरीद के लाइए। तो इस केस में क्या होगा कि अब आपको कम से कम नहीं होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा होता है, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा 5 किलो ला सकते हैं आप, 5 से ज्यादा नहीं ला सकते इस केस में। तो इसके अंदर आंसर हमारा लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो इसमें आपको वैल्यू घटानी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पर आप 5 किलो आलू खरीद सकते हैं, 4 किलो भी, 3 किलो भी, 2 किलो भी, 1 किलो भी। अगर आप बिना आलू खरीदे भी घर पहुंच जाएंगे तब भी चलेगा, 0 किलो भी चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मिनिमम आपको 0 तक जाना होता है, वहां पर मैक्सिमम जितना अलाउड है एटलीस्ट में उतना चाहिए, बट
एटमोस्ट में जीरो भी काउंट होता है। तो मैंने जैसे बोला कि एटमोस्ट 5 kg पोटैटो चाहिए, तो आपको 5 लेना था, और 5 से ज्यादा तो आप ले नहीं सकते, तो आपको 5 से कम लेना था, तो आप 5 किलो, उसके बाद 4 किलो भी लाएंगे तब भी चलेगा, 3 किलो, 2 किलो, 1 किलो, और 0 kg भी चलेगा, यहाँ पर ध्यान रखिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं जहां पर ऐसे लिख दिया जाता है एग्जैक्टली 5 kg, तो उसका मतलब है कि भैया फिर अब 5 किलो ही लाने हैं, 5 से ना एक 0.1 ज्यादा होना चाहिए और ना 5 से 0.1 कम होना चाहिए। तो इस केस में सिर्फ हम 5 kg ही पोटैटो जो है वो हम यहाँ पर खरीद सकते हैं, ना 5 किलो से एक कम, एक ज्यादा, ना 5 किलो से एक कम। क्लियर हो रहा है सबको? तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन क्या है कि अ कॉइन इज थ्रो, मैंने किया है थ्राइस या 3 टाइम्स। तो अगर मैं एक कॉइन को 3 बार फेंकता हूं, तो याद है 2 की पावर 3 के हिसाब से 8 आउटकम्स आती हैं, ठीक है। और याद है उसका सैंपल स्पेस भी क्या बनेगा, तो उसका, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाएं, तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा, मतलब कि पॉसिबल आउटकम्स जो आएंगी हमारे लिए, वो होंगी 8 आउटकम्स, जिसमें पहले आउटकम्स होगी ट्रिपल एच, तीनों बार हेड आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 हेड, तो एच एच टी, और उसके बाद टी एच एच, और नहीं तो फिर एच टी एच। इसके लिए आप मेरा वीडियोस रिवाइंड करके देख सकते हैं, वहां पर मैंने ये चीज़ पहले समझा दी है। और इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट देखें, अब उसके बाद होता है 2 हेड के पास 1 हेड, तो 1 हेड में हमारा हो सकता है टी टी एच, फिर हो सकता है एच टी टी, फिर हो सकता है टी एच टी, और आखिरी केस होता है 9 हेड, मतलब कि ट्रिपल टी। तो इस तरह से आप इसके पॉसिबल 8 आउटकम्स बना सकते हैं। अब इसमें मैं आपको अलग अलग इवेंट्स क्रिएट करता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने पहला इवेंट क्रिएट किया यहाँ पर ई, और एक मैं आपके लिए इवेंट क्रिएट करता हूँ एफ, और एक मैं जी, ठीक है। इस तरह से इवेंट्स मैंने क्रिएट कर दिए। ई का मतलब यहाँ पर ये है कि मेरे को मिलेगा एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है, एट लीस्ट 1 हेड। और एफ का मतलब मैंने यहाँ पे मान लिया है, एफ इवेंट का मतलब हो गया मेरे लिए एटमोस्ट 2 हेड, या एटमोस्ट 2 टेल बना देते हैं। और जी का मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया है एग्जैक्टली 2 हेड। तो अब मेरे को अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, सभी इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटीज है उसको अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो ये कैसे हो सकता है। देखिए, अब एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड चाहिए। जैसे भी अब मैंने आपको ऊपर बताया कि एटलीस्ट मतलब जितना बोला उतना लीजिए, फिर उससे ज्यादा भी लीजिए। तो पहले हम एटलीस्ट 1 हेड में जाते हैं, तो पहले हम 1 हेड वाले सभी केस लेंगे। तो 1 हेड वाले केस कौन कौन से हैं, जिसमें आपका आ जाएगा टी टी एच, फिर आपका आ जाएगा एच टी टी, और उसके बाद आपका आ जाएगा टी एच टी। ये सभी केस 1 हेड वाले हैं। बट हम 1 हेड से ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक बोला तो एक से ज्यादा हेड भी ले सकते हैं। अब एक से ज्यादा हेड अगर हमें चाहिए होंगे, तो फिर हमें 2 हेड आ जाएंगे उसके अंदर। तो इन सभी आउटकम्स को मैं आपको अलग से लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सारी आउटकम्स आ नहीं पाएंगी, तो इनको मैं आपको यहाँ अलग से लिख के दिखाता हूँ। देखिए, तो अगर मैं एटलीस्ट 1 हेड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी आउटकम्स हैं जो इसमें आ जाएंगी। तो उसमें पहला एक हेड वाली आउटकम्स लीजिए, जिसमें आपको मिल रहा है टी टी एच, ठीक है। एक आउटकम्स वाली है टी टी एच मिल रहा है, फिर आपको एच टी टी मिल रहा है, और फिर आपको टी एच टी मिल रहा है। फिर उसके बाद आप एक से ज्यादा हेड भी लीजिए, अब 2 हेड वाली आउटकम्स सारी काउंट करिए, तो उसमें आपको एच एच टी मिल जाएगा, फिर आपको टी एच एच मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एच टी एच मिल जाएगा। और उसके बाद 2 से ज्यादा आपको 3 हेड भी मिल सकते हैं यहाँ पर, तो फिर इसमें ट्रिपल एच भी आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह से ये सारे केस हमारे पास आ गए, जिसमें एटलीस्ट 1 हेड बोला गया। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड, तो एक से कम नहीं हो सकता, तो एक, और एक से ज्यादा। तो हम एक पहले एक हेड वाले केस काउंट किए, फिर 2 हेड वाले भी आ गए, इसमें 3 हेड वाले भी आ गए। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट जो यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ई का मतलब है एटलीस्ट 1 हेड, तो टोटल काउंट कीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 8 आउटकम्स, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाएंगे ई केस को। एफ वाले केस में कहता है कि मुझे एटलीस्ट 2 टेल चाहिए। तो अगर मैं इसका, सॉरी, एटमोस्ट 2 टेल चाहिए। तो एटमोस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 हेड ले सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लेंगे। तो आप 2 से कम तो ले सकते हैं। तो पहले आप 2 हेड वाले काउंट, दो, सॉरी, वाले 2 टेल वाले, तो 2 टेल केस का एटमोस्ट 2 टेल बोले है ना। तो 2 से ज्यादा आप टेल नहीं ले सकते, सॉरी मैं हेड बोल रहा था। आप 2 से ज्यादा टेल नहीं ले सकते, तो आप 2 ले सकते हैं, फिर एक टेल ले सकते हैं, और 0 टेल भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था इसमें नीचे की ओर आना होता है। तो पहले आप 2 टेल वाले केस काउंट करिए, तो उसमें आपका आ जाएगा टी टी एच, फिर आपके पास आ जाएगा एच टी टी, उसके बाद आ जाएगा आपके पास टी एच टी। तो ये 2 हेड वाले, सॉरी 2 टेल वाले केस हो गए।
अब दो टेल के बाद आप चाहिए एक टेल पे, तो आपको एक टेल वाला केस चूज करना होगा। तो एक टेल पे आपके पास आ जाएंगे, बताइए क्या क्या, एच एच टी आ जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास टी एच एच आ जाएगा, और लास्ट में एच टी एच आ जाएगा। ये सभी एक टेल वाले केस हो गए, और उसके बाद जीरो टेल भी आएगा। तो इसमें हमने कौन कौन से केस लिए हैं देखिए, पहले टू टेल लिया, फिर वन टेल लिया, अब लास्ट में हम जीरो टेल लेंगे। तो जीरो टेल का मतलब हो गया तीनों बार आपको हेड मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इवेंट हमारे पास 7 हो जाएगा, फिर से 1 2 3 4 5 6 7, तो वी गेट अगेन 7/8। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं लास्ट केस का, जिसमें हमने लिखा हुआ है एग्जैक्टली टू हेड, तो एग्जैक्टली टू हेड का मतलब हुआ कि ना दो से ज्यादा हेड चाहिए, ना दो से कम चाहिए। तो इसमें हम सिर्फ दो हेड वाले केस काउंट करेंगे, जिसमें एच एच टी आ जाएगा, फिर उसके बाद टी एच एच आ जाएगा, और आखिरी में एच टी एच आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इवेंट निकालेंगे तो वो हमारे को मिलेगी 3/8। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने इसमें आपको एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली का नॉलेज दिया है। तो एटलीस्ट मतलब जितना बोला उतना लीजिए, फिर उससे ज्यादा जितना मैक्सिमम आ सकता है। एटमोस्ट मतलब जितना बोला उतना लीजिए, फिर उससे कम जीरो तक जाइए। और एग्जैक्टली मतलब जितना बोला है उतना ही लीजिए, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली वाला केस। चलिए, तो अब एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली को समझने के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो प्रोबेबिलिटी में यूज किए जाते हैं, उनको कहते हैं हम और एंड। तो और एंड कैसे यूज होते हैं देखिए, उसका भी एक एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ। तो जैसे अब हम और की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे सपोज करिए कि अगर हम प्लेइंग कार्ड्स में क्वेश्चन आता है, आपको एक और होता है और दूसरा आपका यहाँ पे होता है एंड। तो ये इनको कैसे करना है, तो सबसे पहले अगर हम मैं बात करता हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चन ही लेते हैं, उसी से समझा पाएंगे आपको। तो आपके पास टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं देखिए, तो आपके पास जो टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 52। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है पहला कि आप बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैंने एक कार्ड निकाला 52 कार्ड में से कोई सा भी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और किंग। देखिए, अब उसने बोला है कि रेड और किंग, मतलब जो कार्ड होगा वो रेड और किंग हो सकता है। तो मेरे पास रेड कार्ड कितने होते हैं देखिए, मेरे पास रेड कार्ड होते हैं 26, और मेरे पास किंग कितने होते हैं बताइए, 4। लेकिन अगर मैं अब देखूं तो रेड किंग्स में, सॉरी, जो रेड 26 कार्ड्स मैंने लिए थे उसमें मैंने दो किंग्स ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं, क्योंकि मेरे पास टोटल किंग 4 हैं, जिसमें दो रेड होंगे दो ब्लैक होंगे। तो अगर मैं 26 रेड कार्ड पहले काउंट कर रहा हूं तो उसमें मैंने दो किंग ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं। तो अब मेरे पास जो किंग बचे वो 4 नहीं, मेरे पास सिर्फ दो बचे होंगे। तो टोटल कार्ड्स अब मेरे पास कितने हुए बताओ, 28। क्योंकि हमें जो कार्ड चाहिए वो रेड भी हो सकता है और किंग भी हो सकता है। तो रेड और किंग के अंदर जब हम काम कर रहे हैं, तो उस केस में हम, और ये सिंपल और नहीं है जो मैं या आप समझ रहे हैं हिंदी में जिसका मतलब या होता है, ऐसा नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी के केस में और कैसे यूज होता है, मैथमेटिकली सेंस देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो रेड का 26 हुए, जिसमें दो किंग ऑलरेडी काउंट हो गए, तो दो ब्लैक किंग जो बचे, जो दो किंग जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये मैं ब्लैक किंग ले रहा हूँ, क्योंकि 26 में मैंने ऑलरेडी दो किंग काउंट कर लिए रेड वाले। तो 26 + 2 दैट मीन्स 26 + 2 एंड डिवाइडेड बाई कितना, 52। तो इसका आंसर हुआ आपके लिए 28/52। इसको बाकी सॉल्व कर लेना, आप सिंप्लीफाई कर लेना। समझ में आ रहा है, तो रेड और किंग का मतलब समझिए। और अब देखिए, अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन को चेंज करके बोलता हूं कि मेरे को चाहिए गेटिंग रेड एंड किंग, देखिए आप इसको समझना होगा। तो इसका मतलब होता है कि रेड मतलब वो जो कार्ड होना चाहिए वो रेड भी होना चाहिए, साथ साथ वो किंग भी होना चाहिए। मतलब जब मैं उस कार्ड को देखूं तो लाल रंग का होना चाहिए और उस पर किंग भी लिखा होना चाहिए। किंग मतलब किंग का जो फेस होता है वो बना होना चाहिए। तो ऐसे कार्ड हमारे पास कितने हैं जो रेड के साथ साथ किंग भी हैं, तो वो हैं सिर्फ दो कार्ड, क्योंकि दो कार्ड ही हमारे पास किंग कार्ड होते हैं, जैसे जो रेड कलर में आते हैं, दो बाकी के ब्लैक में आते हैं। तो इसका आंसर होगा 2/52। 1/26 आप बाद में लिख सकते हैं। तो क्लियर करिए कि और एंड में क्या फर्क होता है। जब मैंने और की बात करी तो मैंने रेड काउंट भी करा, किंग भी करा। लेकिन अगर जो चीज हम पहले काउंट कर चुके हैं उसको हम दोबारा काउंट यहाँ पे नहीं करते हैं और के केस में। और एंड मतलब कि दोनों चीजें एक साथ हो रही है, बोथ। इसको एंड का मतलब यहाँ पर एक तरीके से रखिए बोथ, मतलब मुझे ऐसा कार्ड चाहिए जो रेड भी हो साथ साथ वो किंग भी हो। आइए इसी चीज को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझाता हूँ आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए मेरे पास 1 से लेकर 60 तक कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, 1 से लेकर 60 तक मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, और उन सभी नंबर्स को मैंने एक स्लिप में रखा हुआ है और उन स्लिप्स को मैंने एक बैग में रख दिया। तो 60 स्लिप्स ऐसी मेरे पास हैं। उसमें से कोई भी एक स्लिप निकालेंगे और हम देखेंगे कि उस पर क्या नंबर आ रहा है। तो मैंने पहले आपको क्वेश्चन अराइज किया कि मेरे को जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए। वो नंबर मेरे को चाहिए डिविजिबल बाय 5 और 7। देखिए ध्यान से कि जो नंबर मैं निकालना चाह रहा हूं उन स्लिप में से वो कैसा नंबर होना चाहिए जो 5 और 7 से डिविजिबल हो। तो इस केस में आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप क्या करें, ऐसे सारे नंबर लिखो 1 से लेकर 60 तक जो सभी नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो पहले मैं वो नंबर लिख रहा हूं आपके लिए जो नंबर डिविजिबल बाय 5 होंगे। चलिए 1 से 60 के बीच में आइए। तो आप पहला आएगा 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, फिर 30, 35, फिर 40, देन 45, देन बताइए उसके बाद 50 एंड देन 55 एंड 60 आल्सो, बिकॉज 1 से 60 तक हम जा रहे हैं। तो ये सारे वो नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं खाली। अब आप सिर्फ वो नंबर लिखिए जो कि डिविजिबल बाय 7 होते हैं। तो उसमें 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, देन 42 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपको वो नंबर नेक्स्ट मिलेगा 56, और उसके बाद नहीं होगा कोई नंबर। तो अब देखिए डिविजिबल 5 वाले नंबर्स ये रहे और डिविजिबल 7 वाले ये रहे, लेकिन आप देख सकते हैं कि 35 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, क्योंकि हमें दोनों नंबर चाहिए। इसमें ऐसे नंबर भी चाहिए जो 5 से डिवाइड होते हो, साथ साथ वो भी चाहिए जो 7 से भी डिवाइड होते हो, वो भी मेरे को चाहिए। तो 5 से डिवाइड वाले नंबर ये थे जो मैंने पहले लिखे, और 7 से डिवाइड होने वाले नंबर ये थे। दोनों को आप अलग अलग लिखिए। उसके बाद देखिए कि अब क्या हम किसी नंबर को वापस काउंट तो नहीं कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 35 को हम यहाँ पे दोबारा काउंट कर रहे हैं, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में बार बार आ रहा हो। तो जो नंबर एक बार काउंट हो गया वो अब दोबारा काउंट आपको नहीं करना है। तो ऐसे नंबर्स जो 5 और 7, 5 और 7 मतलब वो 5 से डिवाइड भी हो सकता है और या फिर वो 7 से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे नंबर हमें लेने थे। तो ऐसे टोटल नंबर्स आउट ऑफ 60 हमारे पास कितने हुए, आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो 35 को मैंने वापस काउंट नहीं किया। तो इसका प्रोबेबिलिटी अब बताओ क्या बनेगा, 19 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 19 टोटल नंबर्स हमारे पास ऐसे आए हैं यहाँ से। क्लियर हो रहा है। देखिए मैंने फिर से आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि और क्या चीज होता है। तो और के केस में हम दोनों चीजों को कंसिडर करते हैं, पर दोनों में जो अगर वो चीज एक बार रिपीट हो रही है तो उसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर दूं और मैं कहूं कि मेरे को अब ऐसे नंबर्स चाहिए जो डिविजिबल बाय हो 5 एंड 7। देखिए अब मैंने एंड लगा दिया दो नंबर के बीच में, तो एंड का मतलब बोथ हो गया। तो मतलब अब मैं सिर्फ वो नंबर देखूंगा 1 से लेकर 60 तक जो 5 एंड 7 दोनों से डिवाइड होते हैं, मतलब दोनों के ही टेबल में आते हों। तो वो नंबर सिर्फ हमें एक नंबर मिलेगा ऐसा जो कि कितना है 35। तो 35 एक लौता ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल है और साथ साथ वो 7 से भी डिविजिबल है। तो एंड मतलब होता है बोथ, दोनों चीजें एक साथ हो जानी चाहिए। और में ऐसा नहीं होता, और में अलग अलग काउंट किया जाता है और जो रिपीटिशन होता है उसको एक बार लिखा जाता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी सिर्फ 1/60, क्योंकि सिर्फ हमारे पास इकलौता है 35 एक ऐसा नंबर है जो बोथ 5 एंड 7 से डिवाइड होता है। तो देखिए क्लियर करिए और एंड में डिफरेंस। मैंने आपको प्लेइंग कार्ड्स के अकॉर्डिंग भी समझाया और साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर नंबर्स के अकॉर्डिंग भी समझाने की कोशिश करी कि और एंड में क्या डिफरेंस होता है। तो एटलीस्ट हो गया, एटमोस्ट हो गया, एग्जैक्टली हो गया, और हो गया, एंड हो गया। ये काफी स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो प्रोबेबिलिटी में काफी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको यहाँ से करा देता हूँ, और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को और देखेंगे चीज़ों को, समझेंगे और अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे, तो जरूर आपको प्रोबेबिलिटी जो है समझ में आएगी। देखिए तो एक और चीज़ फटाफट लास्ट हम देख लेते हैं। तो आइए लास्ट एक क्वेश्चन अब यहाँ से हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। तो लीप ईयर के अंदर 53 संडेज मिलने का क्या हमारे को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम टोटल डेज देखें जो कि लीप ईयर में हो सकते हैं, तो टोटल डेज इन लीप ईयर, तो नॉर्मल अगर नॉन लीप ईयर होता तो 365 डेज होते हैं, बट फरवरी में 29 डेज आने की वजह से लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज हो जाते हैं।
तो अब इन 366 डेज में हमें पता करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि हमें 53 संडे मिलेंगे। तो 366 डेज में से अगर मैं इन 366 डेज में से मैं अगर 364 डेज निकाल दूं बाहर, ठीक है, ये 364 डेज मैंने क्यों बाहर निकाले, क्योंकि ये 364 नंबर जो होता है 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। तो 7 मतलब क्यों लिया, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 364 डेज को अगर हम किससे डिवाइड करते हैं 7 से, तो वी गेट 52 वीक्स। तो यहाँ पर मिलकर ये बना देंगे 52 वीक्स, और हर एक वीक में संडे एक बार आएगा, तो यहाँ हमें मिलेंगे 52 संडे। ठीक है, तो भाई अब 366 में से 364 डेज के अंदर तो आपको 52 संडेज मिल गए। अब एक संडे हमें और चाहिए, तो वो जो अब कितने दिन बचे बताओ, यहाँ पर अब बचे सिर्फ हमारे पास 2 दिन। तो ये जो अब दो रिमेनिंग डेज 2 डेज जो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इन्हीं 2 दिन में हमारे को मिलेगा अपना एक बचा हुआ संडे। तो अब बस आप ये देखिए कि ये जो बचे हुए 2 दिन हैं ये क्या क्या हो सकते हैं। तो ये जो बचे हुए 2 डेज हैं इनको आप कैसे काउंट करेंगे, देखिए, तो या फिर ये आपके लिए हो सकते हैं मंडे एंड ट्यूसडे, है ना। इसी तरह से ये हो सकते हैं आपके लिए ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे। फिर ऐसी नहीं तो ये हो सकते हैं वेडनेसडे के साथ थर्सडे। नहीं तो फिर ये हो सकते हैं थर्सडे एंड फ्राइडे। फिर नहीं तो ये हो सकते हैं आपके लिए फ्राइडे के साथ सैटरडे। और नहीं तो फिर ये हो सकते हैं सैटरडे के साथ संडे। और आखिरी में ये आपके लिए सैटरडे के साथ संडे, और आखिरी में ये हो सकते हैं संडे के साथ मंडे। तो आप चेक करिए कि यहाँ पर टोटल कितने केसेस बने बताओ, ये 7। तो यहाँ मेरे पास टोटल 7 केस हैं, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो उसमें से संडे कितनी बार मिला, तो यहाँ पर संडे जो हमें मिल रहा है वो 2 बार मिला। एक तो सैटरडे एंड संडे हो सकता है, या संडे के साथ एंड मंडे हो सकता है। तो आउट ऑफ दिस 7 आउटकम्स हमें जो एक एक्स्ट्रा संडे चाहिए, क्योंकि 52 संडेज ऑलरेडी हमारे को मिल चुके थे, तो इन बचे हुए 2 दिन में संडे मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ 2 बार आ रही है, एक सैटरडे संडे के साथ या फिर संडे की मंडे के साथ। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो 53 संडेज होगा वो यहाँ पर होगा आपका 2/7, क्योंकि आउट ऑफ दिस 7 पॉसिबल आउटकम्स हमें जो एक्स्ट्रा एक संडे चाहिए था वो 2 टाइम्स हमें मिल रहा है। तो दैट मींस इट इज 2/7। अब यही क्वेश्चन आप अगर आपका लीप ईयर की जगह पे नॉन लीप ईयर होगा, सपोज करिए कि यही क्वेश्चन आपका लीप ईयर की जगह पे नॉन लीप ईयर होगा, तो फिर हम उसमें कैसे बनाएंगे, आइए चलिए इसको देखते हैं। तो इसको फटाफट कॉपी करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए अगर आप यही सेम क्वेश्चन हम नॉन लीप ईयर में चलते हैं, तो टोटल डेज इन अ नॉन लीप ईयर हमारे पास होंगे 365, और उनमें हमें पता करना है कि 53 संडेज आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए, तो 365 जो डेज हमारे पास आ रहे हैं अब यहाँ पे, तो इन 365 डेज में से अगर हम फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए 364 डेज को यहाँ से बाहर निकालें, तो ये मिलकर आपके लिए बना देंगे, तो ये आपके लिए मिलके बना देंगे 52 वीक्स, और 52 वीक्स में हो जाएंगे आपके फिर से 52 संडे। तो अब हमारे पास जो बचा सिर्फ एक दिन, तो इस बार हमारे पास है 1 डे रिमेनिंग। तो अब ये जो एक दिन बचा इसी से हमें मिलेगा अपना बचा हुआ एक संडे। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखिए। तो जो अब हमारे पास 1 डे बचा, ये हमारे लिए क्या हो सकता है इस बार, तो या फिर ये हमारे लिए हो सकता है मंडे, या फिर हो सकता है ट्यूसडे, या ये हो सकता है वेडनेसडे, या फिर हो सकता है थर्सडे, या हो सकता है फ्राइडे, या सैटरडे, एंड आखिरी में हो सकता है ये हमारे लिए संडे। तो अब हमारे पास फिर से टोटल आउटकम्स जो इस बार हैं वो भी 7 ही हैं, लेकिन संडे इस बार हमें सिर्फ एक ही बार मिलेगा। तो इस केस में संडे यहाँ पर हमें इस बार एक ही केस में मिल रहा है, ये देखिए। तो इसलिए यहाँ पर हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी नॉन लीप ईयर्स में 53 संडेज को मिलने की, वो होगी 1/7। तो ध्यान रखिए अगर लीप ईयर में आप काम करते हैं तो आंसर होता है 2/7, और ये किसी भी डेज के लिए हो सकता है, जरूरी नहीं कि संडे है तो संडे की जगह आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी डेज लीजिए, सभी का सेम होता है, लीप ईयर में होता है उनकी प्रोबेबिलिटी 53 लाने की 2/7, और वही 53 वापस काउंट करने की प्रोबेबिलिटी जो नॉन लीप ईयर में आती है वो 1/7 आती है। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का जो बेस बनना चाहिए वो मैंने आपका यहाँ पर बना दिया है। और अगर
आज का लेक्चर आपने मेरा फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड तक अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने प्रोबेबिलिटी का बेस, प्रोबेबिलिटी के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और प्लस कुछ एनसीईआरटी के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं उसका बेस मैंने आपका यहाँ पर बढ़िया ढंग से तैयार कर दिया है। आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा इस चैप्टर पे आप जो है परफेक्शन ला सकते हैं। जैसा मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, काफी इजी चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है, इजिली आप इसमें मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस अलग अलग चैप्टर से लाते रहेंगे ताकि आपको आपकी एजुकेशन में हेल्प किया जा सके। चलिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट कुछ और वीडियोस के साथ। चलिए।